हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं शॉर्ट वीडियो में। और अब हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि द सॉलिड स्टेट की ठोस अवस्था, जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था क्या होती है उसकी डिफिनेशन। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, परमाणु, अणु, आयन जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। वे केवल अपने अक्ष पर ही गति करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। उसी चीज को इंग्लिश में अगर डिफिनेशन इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल यही है घटक कण। ठीक, घटक कण, ऑटम, मॉलिक्यूल, आयंस, परमाणु, अणु और आयन आर क्लोजली पैक्ड इन द लैटिक एंड आर अनेबल टू मूव। दे कैन ओनली वाइब्रेट along their axis। ठीक है, तो ये कण केवल अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। तो वही बात लिखी कि they can only vibrate along their axis। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो क्लासिफिकेशन सॉलिड्स जो हमारे ठोस होते हैं उनका सॉलिड क्या होता है। बेसिक तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम पहले ये सीख ले कि ठोस, ये जो सॉलिड स्टेट की बात हो रही है ये चीज़ क्या है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, मान लीजिए कोई भी आपके पास वस्तु है, एक बहुत ही सॉलिड वस्तु है, तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास रहते हैं, एकदम टच रहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काफ़ी पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात लिखी है कि तथा गति करने में असमर्थ होते हैं। जब बहुत ही पास पास होंगे, उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो कहाँ से गति करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए लिखा है तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं, मतलब जिस जगह रहेंगे वो वहीं पे रह के ही वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और उसकी डिफिनेशन। एमोर्फोस सॉलिड्स यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनेशन क्या होती है और फिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आप यही है कि द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट क्या है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी करते हुए हर एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये रब करने के बाद हम आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनेशन बताते हैं और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन से बताते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या है। क्रिस्टलीय ठोसों में संरचनात्मक इकाई, ठीक है, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल पढ़े थे उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। संरचनात्मक इकाई, अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति के कारण क्रिस्टलीय ठोसों के ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित रहते होते हैं। यह ठोसों की प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला गुण है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक बहुत ही शार्प तीक्ष्ण होता है। क्रिस्टलीय ठोसों की संगलन ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन ऊष्मा निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ पारस व्यवस्था, ठीक है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है। जैसे उदाहरण क्या हो गया, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज, चीनी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, Na+Cl- Na+Cl- Na+, और ये सारे आपके आयंस रहेंगे। ठीक है, इससे पहले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो
जिसमें प्लस माइनस होता है वो सारे हमारे आयन होते हैं, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस Na, देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, और उसी बेस पे हम लोग Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस Na, एक कॉम्बिनेशन तरीके से हम ये पूरा लर्न कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताने वाले हैं आपको एमोरफोर सॉलिड। एमोरफोर सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है ये इसके बाद हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एमोफोर सॉलिड, ठीक है। एमोफोर सॉलिड, एमोफोर सॉलिड क्या होता है? एमोफोर सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में संरचनात्मक इकाई एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होती हैं। इस कारण इस प्रकार के ठोसों की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन यह व्यवस्था बहुत अधिक नियमानुसार नहीं होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तथा यह कुछ दूरी तक ही फैली मिलती है। इससे अधिक दूर पर व्यवस्थित क्रम मिलता है। इस प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, उसमें क्या था लॉन्ग रेंज ऑर्डर पहले वाले में, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक बहुत तीक्ष्ण नहीं होता है, ठीक है, शार्प नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? कांच, मोम, रबर, स्टार्च, प्लास्टिक इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, ठीक है, बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो अब उसके बाद हम ये हेडिंग अपनी पढ़ने वाले हैं कि बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है। ठीक है, हमने लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहले। अब ठोस अवस्था हम लोगों ने जानी थी क्या होता है। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, एमोरफोर सॉलिड पढ़ा था। उसके बाद हमने लिखवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग फोर्सेस, ठीक है, बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हमने पहला ठोस लिखा है, उसी बेस पे उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा? आणविक ठोस होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। सेकेंड होगा हमारा आयनिक ठोस होगा, आयनिक सॉलिड, और थर्ड हमारा होगा सहसंयोजी ठोस, ठीक है, कोवाइलेंट सॉलिड या सहसंयोजी बंध जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में, उसको बोलते थे कोवाइलेंट बाउंड। तो यही चीज है कि सहसंयोजी ठोस यानी कि कोवाइलेंट सॉलिड्स। धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है, धातु में क्या, मेटल में क्या होता है? धातु, तो इसीलिए इसका नाम है मेटालिक सॉलिड्स। उसके बाद हेडिंग है दिक्जालक या क्रिस्टल जालक, ठीक है, तो इसको दिक्जालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिक, स्पेस लैटिक दिक्जालक, ठीक है, स्पेस लैटिक बोलते हैं इसको। और उसी चीज से क्रिस्टल जालक लिखा हुआ है, तो क्रिस्टल जालक को क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिक, या सिर्फ जालक को हम लोग क्या कहेंगे? लैटिक, जो कि आगे डिफिनेशन में मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके सब कुछ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो दिक्जालक की डिफिनेशन क्या है? क्रिस्टलों में संरचनात्मक इकाइयों या एक निश्चित व्यवस्था में परस्पर जुड़ी रहती हैं। दिक्जालक की सभी दिशाओं में यह व्यवस्था समान रूप से फैली रहती है, ठीक है। क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों या घटक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, परमाणु, अणु, आयन की त्रिविमीय व्यवस्था, 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, त्रिविमीय अवस्था को बोलते हैं त्रिविमीय व्यवस्था, 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट को दिक्जालक, स्पेस लैटिक या क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिक या केवल लैटिक जालक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल, ठीक है, इकाई सेल या एकक कोशिका। उसके बाद इकाई सेल या एकक कोशिका के बारे में हम आपको बताएंगे, यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट सेल क्या है। तो इकाई सेल या एकक कोशिका, इकाई सेल या एकक कोशिका, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रियामी समूह है जिसकी त्रिया में पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं, इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है, इकाई सेल पैरामीटर। ये देखिए क्या है, इकाई सेल के
मुख्य पैरामीटर निम्न है। सबसे पहली हेडिंग क्या है, 3 अक्षों के अनुदिश तीनों किनारों ईड्स की अपेक्षित लंबाइयां ए बी सी तथा अर्थात अक्षीय दूरियां एक्सटर्नल डिस्टेंस। अब ये देखिए यहाँ पे जो 3 अक्ष बोले गए हैं वो एक हो गया एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और जेड अक्ष, 3 एक्सिस हो गए हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर किनारों के युग्म, किनारों के युग्म क्या हो गया, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के मध्य अक्षीय कोण जो अल्फा बीटा गामा का जो एंगल है हमारा, ये हमारा कौन सा, ये अक्षीय कोण हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः अक्षीय कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सॉलिड स्टेट क्या है, एमोरफोर सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, यूनिट ऑफ सेल क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।